नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आप सभी का स्वागत है। फूड इंस्पेक्टर की पहली कक्षा में आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। जब आप ये क्लास पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि एप्लीकेशन में आप एक क्लास देख रहे हैं तो वहां पे पीडीएफ का ऑप्शन होगा और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका मैंने प्रिंट निकलवा लिया है। और इसी तरीके से आप भी प्रिंट निकलवा लीजिएगा, उसके बाद ही क्लास को देखना शुरू करिएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से पीडीएफ होगी और मैं कोशिश करूंगा कि अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए भी पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि भाषा संबंधी बाध्यता उनके पढ़ाई के बीच में ना आए। आवश्यक वस्तु अधिनियम की बात करें तो आवश्यक वस्तु अधिनियम ऐसा नहीं था कि ये पहला अधिनियम था भारत के परिप्रेक्ष्य में, जो कि वस्तुओं के बिक्री आदि पर या वस्तुओं के मूल्य आदि पर नियंत्रण रखता था। इससे पहले भी एक अधिनियम आया था जो कि स्वतंत्रता से पहले का अधिनियम है, उस पर भी हमको विचार करना अति आवश्यक है। आप लोग जब ये क्लास पढ़ेंगे तो पूरा शुरू से आखिरी तक आप लोग पढ़िएगा, और शुरू से आखिरी तक पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ भी चीज याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। हर चीज इसी क्लास में आपको याद हो जाएगी, और अंतिम में मैं एक बार टेस्ट भी करूंगा कि जो चीजें मैंने पढ़ाया वो चीजें आपको याद हुई या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में। मैं लिख देता हूं ताकि बच्चे परेशान न हो। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, अंग्रेजी मेरा थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इसी को हिंदी में अगर लिख दूं तो कहते हैं इसको आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। मेरा ये मानना है कि एक अच्छा शिक्षक वही है जो कि आपको चीजों से मुक्त कराना सिखाए, न कि आप चीजों से जुड़े रहें। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब ये आवश्यक वस्तु अधिनियम में पढ़ा करके कंप्लीट करूंगा तो आपके अंदर एक कंसेप्ट बिल्डअप हो जाना चाहिए कि आप किसी भी अधिनियम को आपको किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे समझ करके पढ़ना है। तो वो चीज मैं आपको देना चाहता हूं। मैं वो चीज नहीं देना चाहता हूं कि आप मेरे से पढ़ने के लिए बार बार आए। मेरी कोशिश होगी कि इस अधिनियम से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्न मैं सॉल्व करने की स्थिति में आप पहुंचे, ये मेरी कोशिश होगी मुख्य रूप से इसमें। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम की। देखिए, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, मैं बात करूं आजादी से पहले की, तो आप लोगों को मालूम है प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोला जाता है। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ? तो आप कहेंगे प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है, इसको बोलेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1914 में और ये चलता है 1918 के तक। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। 1918 या 1919 तक भी चलता है, आप इसको 1919 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमारा कोई विशेष लेना देना नहीं है। हमारा फोकस होगा द्वितीय विश्व युद्ध में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये आपका शुरू होता है 1939 से, जो कि चलता है 1945 तक। 1939 से जो कि चलता है 1945 तक।
इसमें कोई अंग्रेजी हिंदी वाला मामला नहीं है, सब समझ सकते हैं कि क्या ये सन ही लिखा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है 1939 से 1945 तक। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो भारत में जो वस्तुओं के दाम थे वो बढ़ते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश था वो एक उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने भी द्वितीय विश्व युद्ध में जब शामिल होने की घोषणा की तो यहां से चीजें, बहुत सारी चीजें क्या हो गई? एक्सपोर्ट हो गई, निर्यात कर दी गई। ठीक है, आयात और निर्यात में क्या फर्क होता है इसको भी थोड़ा सा समझा देता हूं। आयात क्या है? आयात का मतलब है जब हम किसी देश से हमारे यहां सामान को मंगाते हैं तब उसको हम आयात कहते हैं। और निर्यात की अगर बात करूं तो हम जब हमारे देश से किसी दूसरे देश को सामान भेजते हैं तो उसे निर्यात कहा जाता है। आयात को अंग्रेजी में इंपोर्ट और निर्यात को अंग्रेजी में एक्सपोर्ट कहा जाता है। तो बहुत सारे सामान जो थे, बहुत सारी खाद्य वस्तुएं अंग्रेजों ने एक्सपोर्ट कर दिया, निर्यात कर दिया। अब जब खाद्य वस्तुएं निर्यात कर दी गई या कुछ चीजें निर्यात कर दी गई जो जीवन को चलाने के लिए आवश्यक थी, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? भारत में खाद्यान्न की कमी हो गई। और जब भारत में खाद्यान्न की कमी हुई, आवश्यक वस्तुओं की कमी हुई, तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के भारत में क्या परिणाम हुए? मुख्य रूप से खाद्यान्न आदि को लेकर के, आवश्यक वस्तुओं को लेकर के। तो पहला तो परिणाम यही हुआ कि आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई। अब आवश्यक वस्तु क्या है? तो इसकी कोई परिभाषा नहीं है। ऐसी वस्तु जो कि भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु समझी जाए उसको हम आवश्यक वस्तु कहते हैं। तो पहला कहता है कि आवश्यक वस्तुओं की कमी होगी। जब आवश्यक वस्तुओं की कमी हो जाती है तब दूसरा केस आता है कि कीमतें जो थी, जब कमी है तो कीमतें बढ़ जाएंगी। कीमतें बढ़ गई का मतलब क्या है? जैसे मेरे पास 1 किलो ही गेहूं है तो आप खरीदने वाले अगर 4 लोग हैं, कोई कहता है मैं 10 रुपए में खरीदूंगा, अब वस्तु है ही नहीं तो कोई दूसरा बोलेगा मैं 20 में खरीदूंगा, कोई तीसरा बोलेगा मैं 30 में खरीदूंगा। इस तरीके से वस्तुओं का मूल्य बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो कुछ ऐसी चीजें जैसे बीज हो गई, जैसे कृषि में जो उपकरण उपयोग होते थे वो उपकरण भी कम पड़ने लगे। ठीक है, वो उपकरण क्यों कम पड़ने लगे? क्यों? क्योंकि तीसरा नंबर पॉइंट मैं लिखूंगा, आप समझते चलिएगा, बस अभी नोट डाउन कुछ भी नहीं करना है। आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में, अभी नोट डाउन कुछ भी नहीं करना। तीसरा जो था कि बहुत सारे उद्योग थे भारत में। अब ये उद्योग क्या थे? सामान्य उद्योग थे। जैसे कोई उद्योग है जो कि घड़ी बना रहा है, कोई उद्योग है जो कि गिलास बना रहा है, कोई उद्योग है ऐसा पेन बना रहा है। उस समय तो ये पेन नहीं था, डिजिटल पेन वैसे, लेकिन फिर भी कोई रिमोट बना रहा है, कुछ भी बना रहा है। तो ये उद्योग जो थे, इन उद्योगों को का रूपांतरण कर दिया गया। जब इन उद्योगों का रूपांतरण कर दिया गया, मतलब इन उद्योग, जिन उद्योग में सामान्य चीजें बनती थी, उन उद्योगों में क्या बनने लगा? सैन्य उपकरण बनने लगे। सैन्य उपकरण यानी ऐसे सामान बनने लगे जो कि युद्ध में काम आए। जैसे गोला बनने लगा, बंदूक बनने लगा, बारूद बनने लगा, तो वो सब चीजें बनने लगी। तो जो कृषि को बढ़ावा देने वाले जो उद्योग थे, मतलब जैसे कोई हल, लोहा का फार बना रहा है, कोई ट्रैक्टर का कोई सामान बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, वैसे जो उद्योग थे, कोई उद्योग है जो कीटनाशक बना रहा है, कोई उद्योग है जो उर्वरक बना रहा है, कृषि से संबंधित, वो उद्योग किसमें कन्वर्ट हो गए? रूपांतरित होकर सैन्य उपकरण बनाने वाले उद्योग में। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कृषि का जो उत्पादन था वो भी कम हो गया। कृषि का उत्पादन जो था वो कम हो गया।
जब कृषि का उत्पादन कम हो गया और पहले से हमारी कुछ सामान को, हमारे कुछ उत्पाद को एक्सपोर्ट कर दिया गया है और ऊपर से उत्पादन भी नहीं हो रहा, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, कीमतें और बढ़ जाएंगी। एक और मजेदार बात आप इसमें देखेंगे कि इसी समय, 5वां नंबर पॉइंट लिखता हूं, इसी समय 1943 में बंगाल में एक अकाल पड़ता है। बंगाल में एक अकाल पड़ता है। अकाल होने का मतलब यह है कि खाद्य वस्तुएं उत्पादित नहीं हुई। अगर अकाल को बोले अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, तो फेमिन बोला जाता है, जिसको अंग्रेजी में लिख देता हूं FAMINE, ठीक, जो इंग्लिश मीडियम वाले। तो बंगाल में अकाल पड़ जाता है, तो अकाल पड़ने की वजह से खाद्य उत्पादन में और कमी आती है। इसके अलावा एक सबसे मजेदार बात यह कि 6वां नंबर पॉइंट में लिखता हूं कि 1943 मतलब 1900, जब ये वो चल रहा था, क्या बोलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से लेकर के 1945 के बीच, तो इसी समय भारत में एक आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता का आंदोलन। कौन सा आंदोलन था ये? गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, और इस आंदोलन को कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में चालू होता है। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक, 1942 में चालू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। कुल मिला के ये सब चीजें मैं इतिहास में इसलिए बता रहा हूं कि ये सब कारण थे। आवश्यक वस्तु की कमी हो जाना, कीमतों का बढ़ जाना, उद्योग का रूपांतरण सैन्य उपकरण में कर देना, इसकी वजह से कृषि उत्पाद का गिर जाना, या 1943 में बंगाल में अकाल पड़ जाना, या फिर स्वतंत्रता का आंदोलन, इन सब कारणों से अंग्रेज बड़े परेशान हुए। क्यों परेशान हुए? एक तो मान लीजिए वो यहां पे राज कर रहे हैं, यहां पे राज कर रहे हैं, लोग उनसे कुंठित हैं, और ऊपर से अगर उनके पास खाने की भी व्यवस्था नहीं है तो कुंठा क्या होगी, और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। अब इन सब चीजों से थोड़ा सा अंग्रेजों ने सोचा कि इन सब चीजों को थोड़ा एक संतुलित करने का प्रयास किया जाए। यानी संतुलित करने का प्रयास क्या है कि आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन आंदोलन में लोग ज्यादा से ज्यादा भागीदार ना हो। अगर आपका पेट भरा है, आप आराम से घर में हैं, तो आप आंदोलन में जाते हैं क्या, या जाएंगे क्या? आप लाठी खाने जाएंगे, गोली सामने सीना रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे। तो अंग्रेजों ने एक चाल चली कि हम एक ऐसी व्यवस्था लाते हैं जिन व्यवस्था से लोगों का जो आंदोलन के प्रति रुझान है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस आंदोलन के प्रति रुझान से उनका रुझान क्या हो जाए, अपने प्रति हो जाए, अपने भोजन के प्रति हो जाए, अच्छी तरीके से वो खा पी ले, और खाने पीने के बाद वो क्यों जाना चाहेंगे आंदोलन में। तो अंग्रेजों ने एक व्यवस्था लाई, जिस व्यवस्था को कहा जाता है, इसको अगर सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता तो मैं करके सिलेक्शन थोड़ा छोटा कर देता, ठीक। तो अंग्रेजों ने, ये दिख रहा होगा आप लोग, ठीक, अंग्रेजों ने एक व्यवस्था लाई जिस व्यवस्था को कहा गया राशनिंग। राशनिंग राशनिंग क्या है? राशनिंग एक व्यवस्था इसी बीच लाया गया, यानी जब ये सब चीजें चल रही थी उसी बीच एक राशनिंग की व्यवस्था लाई गई। और राशनिंग की व्यवस्था में अंग्रेजों ने कहा कि इस नियम के अनुसार हम क्या करते हैं कि लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं। किस प्रकार का प्रतिबंध? किस प्रकार का प्रतिबंध? कि वो एक निश्चित मात्रा से अधिक अनाज न खरीद सके, ठीक। वो निश्चित मात्रा से अधिक अनाज न खरीद सके। मतलब अगर
100 किलो अनाज है तो 100 किलो अनाज को अगर उन्होंने अंग्रेजों ने एक फिक्स कर दिया कि सभी को 1 किलो ही अनाज मिलेगा, तो आप फिर दुकान में जाएंगे तो दुकान वाला आपको 1 किलो से अधिक अनाज नहीं देगा। जैसे कोरोना के टाइम में था ना, कोरोना का टाइम आया तो आप लोग को याद होगा कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, कोरोना के टाइम में केवल एम्बुलेंस को पेट्रोल दिया जाएगा। तो इस तरीके का एक नियम लागू किया, ठीक है, इस तरीके का एक नियम लागू किया कि हम एक राशनिंग की व्यवस्था लाते हैं, जिस राशनिंग की व्यवस्था के अनुसार निश्चित मात्रा से अधिक कोई भी व्यक्ति अनाज नहीं खरीद सकता। लेकिन फिर भी अंग्रेजों का फोकस केवल जितना अनाज है, ध्यान रखिएगा इसको, इस कंसेप्ट को जरूर समझिएगा, जितना अनाज उपलब्ध है उसी उपलब्ध अनाज को बांटने की कोशिश की गई। अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार से कीमतें जो बढ़ रही थी उन कीमतों को कम करने की कोशिश इस राशनिंग व्यवस्था से नहीं की। जो उद्योगों का सैन्य रूपांतरण हो जाता, जो उद्योग थे उनका रूपांतरण सैन्य उपकरण बनाने वाले में किया गया, जिसकी वजह से हमारा जो कृषि का उत्पादन कम हुआ, उस पर उत्पादन को बढ़ाने पर कोई जोर अंग्रेजों ने नहीं दिया इस राशनिंग की व्यवस्था के अंतर्गत। जब अंग्रेजों ने इसके अंतर्गत, व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम उस तरीके से नहीं हो पाया जिस हिसाब से उनकी सोच थी कि कीमतें कम हो जाएं या फिर सबको अनाज उपलब्ध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने एक नई व्यवस्था लाई और वह नई व्यवस्था अंग्रेज लेकर के आते हैं 1944 में। और इस नई व्यवस्था को कहा गया एसेंशियल सप्लाई एक्ट। एसेंशियल सप्लाई एक्ट तो लिख देता हूं, ESS क्या है स्पेलिंग, ENTIAL सप्लाई एक्ट, यानी इसको बोलेंगे आवश्यक आपूर्ति अधिनियम 1944। ठीक, 1944 ये व्यवस्था लेकर के आते हैं। और यही जो व्यवस्था था, इसी व्यवस्था को बदल करके 1955 में इसका नाम आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 कर दिया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत, आवश्यक आपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत आपसे 3 बातें आप ध्यान रखिएगा। इस आवश्यक आपूर्ति अधिनियम में 3 बातों की बात की गई, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें आपको अभी जब अधिनियम पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको काम आने वाली होगी। तो ऐसा नहीं होगा कि ये सब चीजें फालतू है। और कहीं डीप से प्रश्न पूछेगा तो मैं कहता हूं कहीं से भी प्रश्न पूछे, आपसे बनना चाहिए। और अभी दावे के साथ कहता हूं कि एग्जाम जब ये क्लास कंप्लीट होगा तो आपको हर चीज याद रहेगी, क्योंकि ये पूरी कहानी, ठीक है। तो आवश्यक आपूर्ति अधिनियम 1944 जो लाया गया, ये आवश्यक आपूर्ति अधिनियम 1944 3 चीजों पर बात करता है। एक बात करता है कीमत पर, दूसरा बात करता है काला बाजारी पर, और तीसरा ये बात करता है जमाखोरी पर। तीनों शब्दों के मीनिंग मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कीमत को अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो इसको बोला जाता है प्राइस। जमाखोरी को अगर अंग्रेजी में बोला जाता है तो इसको बोला जाता है, सॉरी, काला बाजारी के HOART होल्ड, हाँ, HORADING, और जमाखोरी को बोला जाता है ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग, ठीक, जो भी होगा स्पेलिंग देख लीजिएगा। ब्लैक मार्केटिंग, इन 3 चीजों पर फोकस करता है कौन, आवश्यक आपूर्ति अधिनियम। लेकिन इनमें भी अंग्रेजों का जो मुख्य फोकस था वो कीमत, प्राइस पर ही था। मेन जो केंद्र बिंदु था
मेन जो केंद्र बिंदु था वो यही था कि कीमतें, प्राइस जो है वो कम रहे। ठीक, यही मेन फोकस था एसेंशियल सप्लाई एक्ट 1944। तो अब आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि आवश्यक जो ये आवश्यक आपूर्ति अधिनियम 1944 क्यों लाया गया, और उससे पहले क्या परिस्थितियां थी भारत के अंदर कि ये लाया गया, और उससे पहले एक राशनिंग की प्रणाली लाई गई। वो राशनिंग की प्रणाली क्या है, आपसे कहीं से भी डीप में भी प्रश्न पूछे तो आपको याद रहेगा, समझ में आएगा। अब हम चलते हैं, जब ये आवश्यक वस्तु अधिनियम आवश्यक आपूर्ति अधिनियम 1944 लाया गया तो फिर ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई मेरे भाई कि आवश्यक आपूर्ति अधिनियम 1944 को रद्द करके हमको आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लाया गया। इसको कभी सोच करके आप देख सकते हैं, क्योंकि जब हमारा भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान बनने के साथ साथ हमने भारत के संविधान में बहुत सारी चीजें, पुराने जो नियम थे उनको ही रख लिया। जैसे 1935 का जो अधिनियम था, उन सारे अधिनियम को हमने इसमें शामिल कर लिया, लगभग सारे अधिनियम को हमने शामिल किया अपने संविधान में। इसके अलावा जो बाहर से जो मतलब बाहरी जो देश के संविधान में जो अच्छी बातें थी उसको भी हमने रखा। तो 1935 वाले अधिनियम को हम भारतीय संविधान में जगह दे देते हैं, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम को नए तरीके से क्यों लाना पड़ता है 1955 में? क्या हम लोग के अंदर एक वो था क्या कि हम अंग्रेजों की कोई चीज रखेंगे ही नहीं, या फिर कुछ और बात था? तो वो बात था, वो बात मुख्य रूप से फोकस है यहीं पर। देखिए इसी पेज पर फोकस है, क्योंकि एसेंशियल सप्लाई एक्ट 1944 जो आया था उसका मुख्य फोकस क्या था? कीमत था। लेकिन हमको कुछ और चीजें भी उसमें ऐड करनी थी, इस वजह से हमको एक नया अधिनियम लाना पड़ा, क्योंकि उस अधिनियम में और संशोधन हम लोग नहीं करना चाहते थे। तो इसी वजह से हमको नया अधिनियम लाना पड़ा। देखिए 1950 के दशक की बात करूं या 1950 के आसपास की बात करूं तो भारत की स्थिति 1950 के आसपास कैसी थी? तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि देख लेते हैं। 1950 के आसपास भारत की पृष्ठभूमि तो कैसी थी? 1950 के आसपास भारत में मुख्य रूप से क्या था? भूखमरी था, भूखमरी की समस्या थी। भूखमरी को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है आपका स्टारवेशन। स्टारवेशन भूखमरी की समस्या थी 1950 के आसपास। अब 1950 के आसपास जो भूखमरी की समस्या थी, वो भूखमरी की समस्या 3 कारणों से, मतलब 1950 के आसपास की बात नहीं करता हूं, कभी भी भूखमरी की समस्या जो होगी वो मुख्य रूप से 3 चीजों पर फोकस होगी, यानी 3 कारणों से भूखमरी की समस्या हो सकती है। सबसे पहला कारण तो यह है कि उत्पादन। सबसे पहला फोकस क्या है? उत्पादन। दूसरा फोकस क्या हो सकता है कि उत्पादन तो भरपूर हो लेकिन वितरण में कहीं पर समस्या हो जाए। और तीसरा है उपभोग। भूखमरी की समस्या के 3 कारण हो सकते हैं। एक तो उत्पादन हो सकता है, वितरण हो सकता है, या उपभोग हो सकता है। उत्पादन क्या कि अगर खाद्यान्न का उत्पादन जिसको लोग खाने वाले हैं वही कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में और लोगों के लिए या फिर बहुत सारे लोगों के लिए खाद्यान्न मिल ही नहीं पाएगा। खाद्यान्न का उत्पादन सही रहा लेकिन वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं पर कालाबाजारी हो गया, कहीं पर जमाखोरी हो गया, ऐसी स्थिति में अगर आती है तो फिर वितरण में खामी होगी, और वितरण में खामी होने की वजह से लोगों तक अनाज नहीं पहुंच पाए। लेकिन उपभोग क्या है? आखिर उपभोग की वजह से भी क्या भूखमरी की समस्या हो सकती है? हां, बिल्कुल हो सकती है। मान लेते हैं कोई एक गेहूं की बात करता हूं, एक देश मान लेता हूं, एक छोटा सा देश है। इस देश में 100 व्यक्ति रहते हैं और इस देश ने 100 केजी ही गेहूं का उत्पादन किया है।
ठीक, 100 केजी ही गेहूं का उत्पादन किया है, एक दिन की बात कर रहा हूं। अब हर व्यक्ति को लगभग लगभग 1 किलो गेहूं की आवश्यकता होगी एक दिन के लिए। ठीक, ये जो देश है एक दिन में 100 किलो गेहूं का उत्पादन करता है और प्रति व्यक्ति को 1-1 किलो गेहूं दिया जाता है, या फिर वितरण ऐसा रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 किलो गेहूं प्राप्त हो जाए, और प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 किलो गेहूं प्राप्त भी होता है, क्योंकि बहुत संतुलित सी अवस्था है। लोगों के पास पैसा है, लोग गेहूं खरीद सकते हैं, लेकिन गेहूं की उपलब्धता उतना ही है। कितना? 100 किलो। अब इसमें उत्पादन भी परफेक्ट हुआ, 100 किलो 100 लोगों के लिए, वितरण भी परफेक्ट हो रहा है, यानी सबको 1-1 किलो गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। वितरण में कोई समस्या नहीं है, पैसा लाओ और गेहूं लेकर के चले जाओ। तो कोई एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत सारा पैसा था, उस कहता है कि मैं आज जो गेहूं खरीदूंगा वो 1 किलो नहीं खरीदूंगा, मैं 10 किलो खरीदूंगा। अब 10 केजी क्यों खरीद रहा है? इसलिए नहीं कि वो स्टोर करके रख सके, 10 किलो तो 100 किलो तो अगले दिन भी उत्पादित होगा उस देश में, तो फिर से खरीद सकता है 1 किलो। वो इसलिए 10 किलो खरीद रहा है कि वो व्यक्ति जो है बहुत ही क्या बोलते हैं शौकीन किस्म का है, और वो कहता है कि मैं इस 10 किलो गेहूं से क्या बनाऊंगा? बियर बनाऊंगा। और बियर बनाऊंगा 10 किलो गेहूं से कितना बियर बनेगा? मान लेते हैं 1 बोतल 1 लीटर बियर बन गया, और इस 1 लीटर बियर को एक ही बार में गटक गया, पी गया। अब गेहूं कितना बचा? 90 किलो। अब 90 किलो बच रहा है, यानी हर व्यक्ति को मतलब 90 लोगों को मिलेगा, बाकी 10 व्यक्ति क्या होंगे? भूखमरी की समस्या से ग्रसित हो जाएंगे, उनको गेहूं उपलब्ध नहीं होगा। अगर ये सिलसिला रोज रोज चलता रहा कि कोई व्यक्ति हर रोज 10 किलो गेहूं खरीद रहा है, तो 20-21 दिन में 10 लोग निपट जाएंगे इसमें से। तो उपभोग भी एक कारण है, यानी उपभोग के तरीके को अगर बदल दिया जाए तो वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है भूखमरी का एक कारण। उपभोग के तरीके को बदल देने मात्र से वो एक भूखमरी का कारण हो सकता है। जैसे कि इस केस में उपभोग के तरीके को बदल दिया गया, 10 किलो गेहूं का बियर बना करके एक व्यक्ति द्वारा गटक लिया गया। ठीक है, तो उपभोग का तरीका अगर बदल जाता है तो भी हमारा जो है भूखमरी की समस्या हो सकती है, या खाद्यान्न में कमी की समस्या हो सकती है। ठीक, अब ऐसी समस्या थी हमारे पास 1950 में। तो 1950 में जब ऐसी समस्या थी तो सरकार ने पहले, अब अभी भी चलता है, अब तो 7 साल वाला प्लान आ गया, लेकिन पहले 5 वर्षीय योजना चलता था, 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना। और पहली पंचवर्षीय योजना जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है 1951 से लेकर के 1956 तक के लिए। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना बनी। और चूंकि कोई भी पंचवर्षीय योजना बनेंगे, कोई भी आप अगर तैयारी कर रहे या फिर आप अपने घर में रहते हैं, एक रूम में रहते हैं, मान लेते हैं एक रूम में रहते हैं, तो एक रूम में रहते हैं तो आपके पास रात को पता चला कि चावल नहीं है, तो रात को ही आप योजना बनाते हैं सुबह जाऊंगा और दुकान से चावल लेकर के आऊंगा। अगर आप घर से चावल मंगाते हैं तो आप क्या करेंगे? घर वालों को फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, जो भी करेंगे, चावल भेजो, चावल खत्म हो चुका है। उसी प्रकार से जब 1950 के दशक में हमारे पास भूखमरी की समस्या थी, तो गवर्नमेंट इससे निपटना अगर चाहती थी तो निपटने के लिए क्या व्यवस्था बनाई जा सकती थी कि हम अनाज पैदा करें या फिर अनाज की आपूर्ति बढ़ाएं। तो 1951-56 वाले यानी पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? सबसे पहला फोकस इसने रखा कि खाद्यान्न का उत्पादन हमको बढ़ाना है। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाना ही क्यों था? क्योंकि हम उस समय भूखमरी की समस्या से गुजर रहे थे। ठीक है, तो खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाना,
सबसे प्रमुख, सबसे मेन उद्देश्य के रूप में इसके अंतर्गत रखा गया। मेन उद्देश्य, ठीक है। चलिए, मेन उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाना। लेकिन क्या रातों रात खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ सकता था? नहीं बढ़ सकता था, ऐसा तो नहीं है। उसको भी बढ़ने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। मान लेते हैं आप एक खेत के मालिक हैं, 8 एकड़ है, बंजर भूमि है आपके पास 100 एकड़, तो मतलब ये प्लेन है, तो उसको पहले आप खेत बनवाएंगे। जमीन के मालिक है तो उसको पहले खेत बनवाएंगे। खेत बनवाने के बाद फिर उसमें आप कुछ पैसा और जोड़ेंगे, तो फिर आप उसमें सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। सिंचाई की व्यवस्था करने के बाद कुछ कुछ और चीजें करेंगे, अच्छा अच्छा उसको बनाते जाएंगे। मतलब 7-8 साल तो आपको स्टेबल होने में लग ही जाएगा, जब वो खेत, वो जमीन आपको अच्छी तरीके से उत्पादन देने के लगे। उसी प्रकार से अगर भारत में भूखमरी की समस्या थी, तो खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाना हमने फोकस रखा 1950, 51, 56 में पहली पंचवर्षीय योजना में। तो हम अगर खाद्यान्न के उत्पादन को, ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही साल में बढ़ा लेंगे, धीरे धीरे करके बढ़ेगा ना। अब धीरे धीरे करके बढ़ेगा, लोग उधर भूखे मर रहे हैं और इधर खाद्यान्न के उत्पादन के लिए प्लान बन रहा है कि खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाना है, बढ़ाना है। जब तक खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ेगा तब तक तो करोड़ों लोग, लाखों लोग मर चुके रहेंगे। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो उस समय ना अमेरिका शुरू से ही बहुत आगे रहा है। मतलब 1950 के दशक में ही अमेरिका ने खाद्य उत्पादन में अपना जो है नियंत्रण कर चुका था, या फिर खाद्य के उत्पादन में वो आत्मनिर्भर बन चुका था 1950 के दशक में। जब आत्मनिर्भर बन चुका था तो अमेरिका के पास, अब थोड़ा सा अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका क्या था? अमेरिका की स्थिति क्या थी 1950 के दशक में? ये क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका था। और केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बन चुका था, ये खाद्यान्न इतना उत्पादित करता था कि इसके पास कुछ खाद्यान्न जो थे वो शेष बच जाता था, अतिशेष। अतिशेष को अगर अंग्रेजी में बोले तो बोला जाता है सर प्लस। मतलब अतिशेष बच जाता था, यानी जैसे मैं हूं, सर प्लस का मीनिंग क्या है? मैं हूं, मेरा खेत है, मेरे को साल भर में 100 किलो गेहूं की आवश्यकता होती है, 100 किलो धान की आवश्यकता होती है। 100 किलो में धान उत्पादित करना चाहता हूं, लेकिन मैं उत्पादित कर दिया कितना? 150 किलो। तो 50 किलो जो एक्स्ट्रा है वो क्या है? मेरे लिए अतिशेष है, सरप्लस है। और इस अतिशेष सरप्लस को मैं क्या करूंगा? कहीं बेच दूंगा। लेकिन अगर मैं बेचना चाहता हूं तो उसके लिए कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए। क्लियर है? अगर मैं बेचना चाहता हूं तो कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए। मैं कहता हूं, मान लीजिए मैं 50 किलो गेहूं अधिक उत्पादित किया और मैं आपको बेचना चाहता हूं। आपके पास पैसा नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास एक चीज है। आप कहते हैं कि मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है? महुआ है। इस वही महुआ जिससे शराब बनता है, शराब बनता है, ये महुआ है। और ये महुआ मैं चाहूं तो तुमको दे सकता हूं, लेकिन उसके बदले तुमको गेहूं देना पड़ेगा मुझे 50 किलो। मैं कहता हूं नहीं, मुझे महुआ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? अगर तुमको गेहूं लेना है तो गेहूं के बदले मुझे सरसों चाहिए, सरसों चाहिए। तो क्या जो खरीदने वाला है, आप जो खरीदने वाले हैं, आपके पास सरसों है नहीं, आप महुआ में ही खरीद सकते हैं, तो आप तो मेरे से खरीदेंगे नहीं। तो अमेरिका ने एक और व्यवस्था बनाई, उस पर भी बात करेंगे। अभी इस कहानी पर चलते हैं कि 1950 के दशक में खाद्यान्न उत्पादन में अमेरिका आत्मनिर्भर था और वो अतिशेष भी उत्पादन करता था। जब अतिशेष उत्पादन करने लगा तो इस अतिशेष का वो क्या करता था? इस अतिशेष उत्पादन का वो करता क्या था? मुख्य रूप से गाय बैल जो होते हैं, सुअर जो होते हैं, वो क्या खाते हैं? घास फूस, ऐसे ही कुछ कुछ चीजें खाते थे। लेकिन आप लोग जब गाय पालते हैं तो गाय को क्या देते हैं? अनाज देते हैं कि दूध अच्छा हो।
अब अनाज आप एक ही स्थिति में दे सकते हैं कि अनाज आपके पास एक्स्ट्रा हो। अगर किसी के पास खुद खाने के लिए अनाज नहीं है तो क्या वो गाय को देगा? नहीं देगा। तो अमेरिका के पास क्या स्थिति थी? अमेरिका के पास अनाज अधिक था, सरप्लस था, वहां के लोगों के पास अधिक अनाज था, तो वो क्या करते थे? अपने पशु को यह अनाज दे देते थे ताकि उससे दूध ले सके। मुख्य रूप से पशु में बात करें तो सुअर जो होता है, सुअर अधिक पाला जाता है वहां। सुअर नामक पशु, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है पिग, इसको ये लोग खिला देते थे। लेकिन खिलाने के बाद भी पशु कितना खाएगा? ठीक, पशु कितना खाएगा? अब ऐसी स्थिति में अमेरिका ने कहा कि हम इस अनाज को, जो अतिशेष अनाज है, इस अतिशेष अनाज को किसी को बेच दें। अब बेचना है, किसको बेचेंगे? तो अमेरिका में तो खुद ही वो है, अतिशेष बचा है, वहां के लोग क्यों लेंगे? तो कहेंगे इसको हम क्या बेचें? इसको हम करते हैं निर्यात। निर्यात मतलब दूसरे देश को बेचेंगे, एक्सपोर्ट करें। अब निर्यात करना है तो निर्यात करने के लिए सरकार को एक नियम बनाना पड़ेगा कि हम निर्यात की पॉलिसी कैसे रखेंगे। तो निर्यात की पॉलिसी के लिए सरकार ने, अमेरिका की सरकार ने एक नियम बनाया, जिस नियम को कहा जाता है, इस निर्यात पॉलिसी थी, एक्चुअल में निर्यात की नीति थी। निर्यात पॉलिसी लिख देता हूं, पॉलिसी सभी लोग समझ जाएंगे। निर्यात नीति, निर्यात नीति के लिए एक नियम बनाया और उस नियम के लिए नाम दिया गया उस नियम का PL 480। ये क्या था? एक तरीके से अमेरिका की निर्यात नीति थी। और निर्यात नीति किसके लिए थी? मुख्य रूप से ये अतिशेष जो अनाज था उसी को विदेशों में या दूसरे देश में बेचने के लिए। सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, जिस अनाज को सुअर खा रहे हैं उस अनाज को हमको खाना है। अभी आगे आने वाली कहानी। तो ये PL 480 नामक एक नीति लाई गई। इस PL 480 को एक और नाम दिया गया, जिसको अमेरिका ने नाम दिया, कहा कि ये PL 480 जो नीति है वो क्या है? शांति के लिए भोजन है। लोग मर रहे हैं भूखमरी से और उनको हम भोजन देंगे, उनको शांत करेंगे, इसलिए इसका नाम PL 480 का नाम रखा गया, शांति के लिए भोजन। आपसे पूछ दिया शांति के लिए भोजन नीति किस देश ने लागू की? आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपके उसी फूड इंस्पेक्टर के सिलेबस का भाग है। ये नीति उसने बनाया। इस नीति में मुख्य रूप से उसने फोकस क्या किया? पहला नंबर पॉइंट फोकस ये किया कि पहला कि हम अनाज, कौन सा अनाज बेचेंगे? जो अतिशेष अनाज है, अतिशेष अनाज है उसको बेचेंगे। दूसरा क्या कहा? दूसरा नंबर पॉइंट, अब देखिए, अब इसको समझने से पहले मैं एक और बात बता देता हूं। दूसरा नंबर पॉइंट को समझने से पहले, कि जब आपको कोई सामान खरीदना है विदेश से, जैसे अमेरिका से खरीदना है, ईरान से खरीदना है, किसी भी जहां से भी खरीदना है, तो सबसे ज्यादा सर्वमान्य मुद्रा क्या है? वो है डॉलर। डॉलर के रूप में आपको खरीदना पड़ेगा, डॉलर के रूप में पैसा देंगे तब वो आपको आपका सामान देगा, नहीं तो वो नहीं देगा। ठीक, अब डॉलर कमाने का किसी देश के पास क्या जरिया है? डॉलर कमाने का यही जरिया है कि वो अपने सामान को विदेशों में बेचे तो उसके बदले उसको डॉलर में पैसा मिलेगा, उसी डॉलर से वो फिर कुछ और सामान किसी दूसरे विदेश से खरीद ले। लेकिन 1950 के दशक में जब 1950 आया था तो हमारे पास डॉलर बहुत कम थे, डॉलर थे ही नहीं। तो अगर हमको खरीदना है तो भी हमारी स्थिति कैसी हो जाती? ठीक इसी तरीके से कि हम गेहूं तो मैं बेचना चाहता हूं आपको, लेकिन आपके पास महुआ है, आप महुआ दे करके मुझसे गेहूं लेना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, मुझे सरसों चाहिए, मुझे डॉलर चाहिए। आप महुआ मतलब आप समझिए कि भारतीय रुपए है। इस केस में बात करूं, दूसरा केस अगर बात करूं तो आपके पास भारतीय रुपए है जिसमें आप खरीदना चाहते हैं अमेरिका से सामान, लेकिन अमेरिका कहता है कि नहीं, मुझे क्या चाहिए? डॉलर में चाहिए, डॉलर में चाहिए। तो क्या आप सामान खरीद पाएंगे अमेरिका से? नहीं खरीद पाएंगे। तो इसी PL 480 नीति में अमेरिका ने व्यवस्था बनाया या फिर बताया कि हम जो अनाज बेचेंगे, जो अतिशेष अनाज बेचेंगे, वो किस में बेचेंगे? स्थानीय मुद्रा में बेचेंगे। यानी आपको
स्थानीय मुद्रा यानी लोकल करेंसी, यानी आपको किसी भी प्रकार से डॉलर लाने की आवश्यकता नहीं है, बिना डॉलर के ही हम बेच देंगे आपको ये सामान। ठीक है, तो स्थानीय मुद्रा में बेचने की बात अमेरिका ने सबसे पहले कही, और मुख्य रूप से अमेरिका का कहना था कि जो वैश्विक भूखमरी है उससे लड़ना मुख्य उद्देश्य इसका था। क्या था? वैश्विक भूखमरी, भूखमरी मतलब स्टारवेशन, भूखमरी से लड़ना। ठीक, वैश्विक भूखमरी से लड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। मुख्य रूप से PL40 जो नीति थी उसके अंतर्गत ये 3 तरीके अपनाए। अब ये जो PL480 नीति लाती है वो आता है 1954 में। कब आता है PL480 नीति? सन जो था वो था 1954। इस समय ये नीति लाया जाता है। जैसे ये नीति लाई जाती है, भारत तत्काल प्रभाव से वही PL480 नीति के अंतर्गत ये सुअरों का खाना, ये पशुओं का खाना हम लोग खरीद लेते हैं, और हम लोग के जो पूर्वज थे वो खरीदते हैं और हमारा खाना शुरू होता है। अब एक बहुत अच्छा बात है कि ये जो PL480 नीति आता है और इसके अंतर्गत हम लोग क्या मंगाते हैं, मुख्य रूप से PL480 नीति के अंतर्गत भारत जो आयात करता है, भारत ने जो आयात किया, ये तो निर्यात अमेरिका ने किया, हम क्या कर रहे हैं? आयात कर रहे हैं। तो भारत ने जो आयात किया वो भारत आयात करता है किसका? गेहूं का। और ये गेहूं जो आता है भारत में, हमें बार बार याद दिलाता है, अभी भी आप गांव क्षेत्र में कहीं पर भी जाएंगे तो एक विदेशी नस्ल की घास इसी गेहूं के साथ यादगार के तौर पर अभी तक जुड़ी है, और वो है गाजर घास। और उस गाजर घास याद दिलाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे जिए हैं, विदेश से गेहूं लाए हैं। अंग्रेजों, जो अमेरिका था वो गेहूं देता था PL480 का गेहूं नीति के तहत, और हमारे पास भुखमरी की ऐसी समस्या थी कि हम ये पशुओं का गेहूं, सुअरों का गेहूं खाने के लिए मजबूर हुए। एक्चुअल में हमारी सोच ऐसी हो सकती है, लेकिन आपके पास भी जब अतिशेष होगा तभी आप जानवर को खिलाएंगे। तो अमेरिका के पास अतिशेष था तो जानवरों को खिलाता था, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। गेहूं वही था, सुअर को खिला दिया तो क्या बात। ठीक है, तो ये तो था हमारा स्थिति उस समय। जब ऐसी स्थिति हमारे पास थी तो फिर हमारे पास एक व्यवस्था होनी चाहिए थी कि हम खासकर जो आवश्यक वस्तु है या फिर जो खाने पीने की चीजें हैं, खाद्यान्न वस्तु है, उस खाद्यान्न वस्तु के विषय में सरकार कोई नियम बनाए। सरकार कोई नियम बनाए ताकि सभी को भोजन मिले। और सन 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू होता है, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से जब संविधान लागू होता है तो संविधान की प्रस्तावना कहता है, प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना क्या कहता है? यहां तक बात समझ में आई होगी कि हमारी स्थिति कैसी थी। हम भुखमरी के दौर से गुजर रहे थे, अनाज का उत्पादन हमको बढ़ाना था। हमने पंचवर्षीय योजना में प्लान किया, लेकिन तत्काल प्रभाव से हमको भोजन चाहिए, उसके लिए हमने 480 के तहत खाद्यान्न का भी आयात किया। अब आयात करने के बाद भी कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती थी, जैसे मान लीजिए 480 के तहत गेहूं आया और किसी ने उसको स्टॉक करके रख लिया, कालाबाजारी कर दिया, जमाखोरी कर दिया। अब ऐसी स्थिति में गेहूं पहुंच ही नहीं पाया। जब गेहूं नहीं पहुंच पाया तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? लोग तो अभी भूखे ही हैं। तो इन सब कारणों से सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लाना पड़ा। अब इस आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में मुख्य बात क्या है उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ और कारण थे जिसके वजह से आवश्यक वस्तु अधिनियम लाना पड़ा। वो कारण कैसे थे? तो वो कारण थे संवैधानिक कारण। संवैधानिक कारण क्या थे? 26 जनवरी 1950 को
जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान क्या कहता है कि हमारा जो देश, हमारा जो संविधान है, इसकी जो सरकार होगी, जो राज्य होगी, वो एक कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य। जब ये कल्याणकारी राज्य होगी, इसका मतलब ये है कि अधिकतम लोगों के कल्याण के लिए नीति बनाएगी, और अधिकतम लोगों के कल्याण के लिए नीति बनाएगी जब उनके लिए भोजन ही नहीं रहेगा। PL 480 का गेहूं भी आ रहा है, वो भी कालाबाजारी की वजह से दब जा रहा है। खाद्यान्न के उत्पादन के लिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, फिर भी भोजन नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो कैसा कल्याणकारी राज्य। तो इस वजह से भी एक कारण था जिसकी वजह से 1955 का नीति लाना पड़ा, 1955 का अधिनियम लाना पड़ा। कल्याणकारी राज्य की बात के अलावा अगर बात करें तो संविधान में प्रस्तावना में ही बात करता है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की। पहला नंबर प्रस्तावना 2 बातें करता है जो यहां पे जरूरी है, इस मतलब लेक्चर में जरूरी है। कहता है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। ठीक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। दूसरा कहता है कि हम, यही प्रस्तावना कहता है कि हम लोगों को कैसा देश बना करके देंगे, तो ऐसा देश बना करके देंगे जहां प्रतिष्ठा के साथ, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यानी मान मर्यादा के साथ, प्रतिष्ठा के साथ साथ जीवन जी सके। यानी ऐसा देश बनाना है हमको, इस प्रस्तावना ही बताता है कि ऐसा देश बनाना है जहां आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय हो लोगों के बीच, और साथ ही साथ लोग प्रतिष्ठा के अवसर के, प्रतिष्ठा के साथ जीवन जी सके, यानी उनको प्रतिष्ठा का भी अवसर प्राप्त हो। अब ऐसी स्थिति में जब प्रतिष्ठा का भी अवसर देना है, आर्थिक सामाजिक न्याय भी देना है, और हमारे पास भूखमरी की समस्या है, खाद्यान्न है लेकिन कालाबाजारी की वजह से, जमाखोरी की वजह से हम आयात कर रहे हैं, वो चीज रुक जा रहा है, लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा। तो सरकार को क्या चाहिए था, इसके लिए किसी न किसी प्रकार का एक नियम बना दे कि भाई ये कालाबाजारी न हो, खाद्यान्न सभी को मिले। इसके लिए क्या करे, नियम बनाए, और इस नियम के बनाने के लिए ही इसने 1955 में ये लेकर के आया आवश्यक वस्तु अधिनियम। ठीक है, इसके अलावा भाग 3, संविधान का भाग 3 जो है, थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, आपसे पूछेगा भाग 3 किससे संबंधित है। भाग 3 संबंधित है, GS का पार्ट है लेकिन यहां पे हमको समझने के लिए चाहिए। भाग 3 संबंधित है मौलिक अधिकार से, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है क्या, फंडामेंटल राइट। और इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत एक अनुच्छेद है जो है अनुच्छेद 23। और एक अनुच्छेद है जो है अनुच्छेद 24। एक अनुच्छेद है जो अनुच्छेद 21। ये क्या बात करते हैं, एक अनुच्छेद है जो कि अभी और पढ़ेंगे। ठीक, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 जो कहता है, वो कहता है कि किसी प्रकार से मानव तस्करी नहीं की जाएगी, यानी मानव को खरीदा बेचा नहीं जाए। अब मानव को खरीदा बेचा क्यों जाता है, मान लेते हैं एक मैं हूं और मेरा एक पुत्र है, मैं खाने के लिए मर रहा हूं, परेशान हूं, मर जाऊंगा, अगर खाऊंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वैसी स्थिति आप सोच नहीं सकते, लेकिन पुरानी कहानियों में आप जरूर पढ़े होंगे। मैं हूं, मेरा पुत्र है, मैं खाने के लिए परेशान हूं, कोई आता है बोलता है कि अपने पुत्र को मुझे दे दो, मैं इसको अपने पास रखूंगा, इसके बदले में तुम्हें मैं 100 बोरी गेहूं दे दूंगा। तो आदमी जब भूखमरी का शिकार है तो अपने बच्चे को काट के भी मटन बना के खा लेता है। ये बहुत भयानक स्थिति लगती है लेकिन हो जाता है ऐसा। लोग मनुष्य को काट के खा लेता है, जब मरता रहेगा तो क्या करेगा। तो वैसी स्थिति में क्या करूंगा, मैं अपने बच्चे को बेच दूंगा, और जैसे ही मैंने बेचा यानी मानव तस्करी शुरू हो गई।
मैं क्यों बेच रहा हूं? मैं भूख की वजह से बेच रहा हूं। अगर सरकार मुझे भोजन मुहैया करा दे या ऐसा कोई व्यवस्था बना दे जिससे मुझे भोजन मिल जाए तो मैं अपने बच्चे को नहीं बेचूंगा। इसी में पहला नंबर पॉइंट तो है मानव तस्करी, और दूसरा नंबर पॉइंट नंबर 1 जो कि मैं बताया मानव तस्करी, और एक पॉइंट नंबर 2 है इसी अनुच्छेद 23 में जो कहता है कि बलात्श्रम, यानी जबरन किसी से काम नहीं कराया जाएगा, यानी कोई व्यक्ति मजबूर होकर काम करे ऐसा नहीं, यानी केवल भोजन के लिए काम करे ऐसा नहीं हो सकता, बंधुआ मजदूरी नहीं हो सकता। ये दो बातें कहती है। अब इन दोनों बातों को लागू करने के लिए, या फिर दोनों बातें ना हो, मानव तस्करी ना हो और बंधुआ मजदूर ना बने, इसके लिए क्या चाहिए? लोगों को पहले भरपेट भोजन चाहिए। भोजन के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ, यह भी एक कारण था। अगर इसको लागू करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक नियम बनाना पड़ेगा जिस नियम के अंतर्गत सबको भोजन मिल सके। दूसरा नंबर जो आर्टिकल अनुच्छेद जो 24 है, यह कहता है किसी भी प्रकार से बाल श्रम नहीं कराया जाएगा। बाल श्रम निषेध है। कुछ अलग पॉइंट्स हैं और भी कुछ पॉइंट्स है उसमें लिखे हैं जो कि आपको पॉलिटी में पढ़ना है, लेकिन कुल मिलाकर अनुच्छेद 24 क्या कहते हैं? बाल श्रम को निषेध करता है। बाल श्रम क्यों करने जाएगा कोई बच्चा? मैं अपने बच्चे को बाल श्रम करने के लिए भेजूंगा क्या? मेरे पास अगर सब सुविधा रहेगी तो कभी नहीं भेजूंगा ना, नेवर, नॉट। लेकिन जब मेरे पास खाने के लिए नहीं है और मैं बोला कि चल रे भाई तुम्हारे बच्चे को भेज दो कुछ काम करने के लिए, तो मैं भेज दूंगा, जा भाई करना। गांव में होता है ऐसा, कहीं पर भी होता है। जब आपके पास खाने के लिए नहीं है, व्यवस्था नहीं है अच्छी, तो आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं। अगर बाल श्रम को रोकना है तो भी तो हमको कोई ऐसा व्यवस्था देना पड़ेगा कि लोग भोजन, जिनको भोजन उपलब्ध हो सके लोगों को। आर्टिकल नंबर 21 ये बहुत सारी चीजें कहता है कि आर्टिकल 21 कहता है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने की आजादी। भारत का संविधान क्या करता है? कहता है गरिमापूर्ण जीवन जीने की आजादी दे रहे हैं, लेकिन गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए भोजन सबसे प्राइमरी चीज है। रोटी कपड़ा मकान में भी रोटी पहले आता है, और रोटी ही नहीं है तो फिर क्या गरिमापूर्ण जीवन? वही गरिमापूर्ण जीवन। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 हमारा काम आता है, और अनुच्छेद 21 को अगर लागू करना है तो भी हमको एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। क्लियर है? आगे आने वाले समय में मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि ये सिलेबस में आपके क्यों है, क्यों आपको पढ़ना है। आप एक फूड इंस्पेक्टर बन रहे हैं या फिर आप एक फूड इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो आपको ये चीजें पढ़नी क्यों आपके सिलेबस में डाला गया। ठीक है, अब यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात और लिख देता हूं जो कि है भाग 4 से संबंधित। भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार। भाग 4 किससे संबंधित है? अगर शॉर्टकट में लिखूं तो इसको लिख सकता हूं डीपीएसपी, यानी डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का अनुच्छेद 47 क्या कहता है? अनुच्छेद 47 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य को जीवन स्तर को उठाने, यानी अपने जो नागरिक हैं उनके जीवन स्तर को उठाने की कोशिश करनी है, सार्वजनिक स्वास्थ्य मुहैया कराने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि कहता है कि पोषण उपलब्ध कराने की कोशिश करनी है। और अगर पोषण उपलब्ध कराने की कोशिश करनी है, आर्टिकल 41 के तहत पोषण चाहिए, तो पोषण किससे आएगा? पोषण चाहिए भोजन से आएगा, लेकिन भोजन लोगों को मिल ही नहीं रहा है क्योंकि काला बाजारी हो जा रहा है, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं। तब ऐसी स्थिति में हमको एक नियम चाहिए था, एक व्यवस्था चाहिए थी, जिस व्यवस्था के अंतर्गत हम ये सब चीजें पढ़ सके, मतलब ये सब चीजें हो सके कि लोगों तक सामान, खाद्य सामग्री जो है अच्छी तरीके से उपलब्ध हो सके। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर पॉइंट देखते हैं। अब यहां तक तो हमने समझ में आ गया कि भाई 1944 में जो अधिनियम लाए थे, 1944 के अधिनियम को हम 1955 के अधिनियम में क्यों परिवर्तित किए? इसलिए परिवर्तित किए कि 1944 का अधिनियम केवल और केवल फोकस करता था किस पर?
कीमतों पर फोकस करता था, मुख्य रूप फोकस जो था कीमत पर था, लेकिन और चीजों को छोड़ देता था, और इस वजह से हमने इसको परिवर्तित किया। इसके अलावा हमारे पास जो हम PL480 नीति के तहत गेहूं लाते थे वो भी काला बाजारी में दब जाता था, इस वजह से हमको करना पड़ा। साथ ही साथ हमने देखा कि भारतीय संविधान क्या कहता है इस विषय में, उस विषय पर भी हमने देखा। अब अगला जो पॉइंट है, अब उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, TION सिस्टम, SYSTEM, यानी इसको अगर हिंदी में बोले तो कहेंगे वितरण प्रणाली। ये सब चीजें अभी काम आएगी, ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें काम आएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, बेसिक कंसेप्ट वाला क्लास है, इसके बाद ये सब चीजें काम आने वाली। ठीक है, चलिए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पहला क्लास बहुत मजेदार होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तब फिर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का प्रणाली क्या होता है, कैसे होता है? मान लेते हैं कोई सामान है जो एक फैक्ट्री में बन रहा है, सामान है जो एक फैक्ट्री में बन रहा है। जब फैक्ट्री से बनेगा तो किसी गोदाम में जाएगा, ये गोदाम में स्टोर हो गया। अब यहां से स्टोर होने के बाद किसके पास जाएगा? खुदरा बेचने वाले के पास, यानी जिसको बोलते हैं क्या अंग्रेजी में? रिटेलर। रिटेलर यानी खुदरा बेचने वाले के पास। अब खुदरा बेचने वाला जब इसको बेचेगा तो किसके पास जाएगा? उपभोक्ता के पास, यानी जो इसको कंज्यूम करने वाला है, कंज्यूमर के पास। ध्यान रखिएगा, कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क होता है। कस्टमर मतलब क्रेता, खरीदने वाला, खरीदार, और कंज्यूमर मतलब जो उसका उपयोग करने वाला है, उपभोग करने वाला है। तो कस्टमर को क्या बोलते हैं हम? ग्राहक बोलते हैं। उपभोक्ता को क्या बोलेंगे? कंज्यूमर बोलेंगे। ठीक, अंग्रेजी वाले। तो कंज्यूमर तक जाएगा, ऐसा व्यवस्था बनेगी। अगर फैक्ट्री में सामान अच्छी तरीके से नहीं बना तो क्या गोदाम तक पहुंचेगा? मान लेते हैं फैक्ट्री में सामान अच्छी तरीके से बना, गोदाम तक पहुंचा, गोदाम से वो गोदाम में किसी ने काला बाजारी कर दिया तो क्या रिटेलर तक पहुंचेगा? रिटेलर तक नहीं पहुंचा। अगर मान लीजिए यहां तक चीजें सही चली, रिटेलर तक भी पहुंच गई, तो रिटेलर कहता है कि मैं रेट बढ़ा करके बेचूंगा, तो क्या उपभोक्ता खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। कुल मिला के हमको एक ऐसी व्यवस्था चाहिए, एक ऐसा अधिनियम चाहिए, अभी तक हम अधिनियम में घुसे नहीं, हमको अभी तक एक ऐसा अधिनियम चाहिए जो फैक्ट्री में उत्पादन को भी नियमित करे, नियंत्रित करे, गोदाम तक पहुंच को भी सुविधाजनक बनाए, रिटेलर तक पहुंच को भी बनाए, और उपभोक्ता उसको सही तरीके से उपभोग कर सके, इस व्यवस्था में भी अपना मतलब योगदान दे। कुल मिला के हम चाहते हैं कि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ही किसी अधिनियम से व्यवस्थित हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि हम 1955 वाला अधिनियम पढ़ रहे हैं, तो उसमें आवश्यक तौर पर इस वितरण प्रणाली को व्यवस्थित किया गया होगा। क्लियर है? जैसे मान लेते कोविड का टाइम था, सैनिटाइजर फैक्ट्री में बन रहा है, गोदाम तक पहुंच रहा है, रिटेलर बोलता है कि नहीं 50 का सैनिटाइजर है मैं 100 में दूंगा, लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं, मर जा रहे हैं कोरोना में, या फिर मर गए। कोई एक ऐसी दवाई जो फैक्ट्री में 2 रुपए में बन रहा है, उसको उसने स्टॉक करके रख दिया कि हम गोदाम तक नहीं जाने देंगे, कहीं पर हम उसको कालाबाजारी कर दिए, जमाखोरी कर दिए, गोदाम तक नहीं पहुंचा, इधर रेट बढ़ा, लोग अधिक रेट में खरीदने के लिए मजबूर है, परेशानी तो होगी। तो हमको एक ऐसा व्यवस्था चाहिए, एक ऐसा अधिनियम चाहिए जो पूरी चीजों को नियंत्रित, नियमित, निगमित कर सके, वैसी व्यवस्था के साथ हमको चलना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीजों को इस अधिनियम में रखा गया है। इस अधिनियम में संपूर्ण चीजें कवर होंगी, ध्यान रखना है, संपूर्ण चीजें कवर होंगी। अब अधिनियम शुरू कर रहे हैं, तो अधिनियम से पहले कुछ और चीजें हम लोग जान लेते हैं। ठीक, अधिनियम जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है एक्ट। अधिनियम जब बच्चा होता है तो उसी को बोला जाता है बिल, और जब वो परिपक्व हो जाता है तो उसी को बोला जाता है एक्ट। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं।
अधिनियम में दो पॉइंट होते हैं, एक होता है जिसको बोला जाता है विधेयक, इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है बिल, और यही विधेयक आगे चलकर अधिनियम बन जाता है, जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में एक्ट। ठीक, इसी को अंग्रेजी में एक्ट बोला जाता है। जो छोटा हाथी के पीछे लिखा रहता है ना, बड़ा होके बस बनूंगा, वैसे ये अधिनियम भी, विधेयक भी बड़ा होके अधिनियम बनता है। कैसे बनता है? जब कोई भी नियम जो सरकार बनाने वाली है, उस नियम को सरकार पहले क्या करती है, पहले उसके बारे में सोचती है, सोचने के बाद एक कागज में रफ लिख लेती है कि ऐसा ऐसा पॉइंट करेंगे, ऐसा ऐसा बनाएंगे। ठीक है, जब उसने लिख लिया तो लिखने के बाद फिर वो सब चीज को क्लियर करने के लिए एक अच्छा सा ड्राफ्ट बनाती है, मतलब एक अच्छा पूरा टाइप कर करके रखवाती है कि चलो भाई ये नियम अब ऐसा बनने वाला है। किसी व्यक्ति ने सोचा, दो चार लोग ने ऐसे सोच करके वो नियम बना दिया कि ऐसा ऐसा नियम होगा, जैसे ये अधिनियम बनाया है वैसे ही वो भी नियम बनाया। तो इस अधिनियम के विषय में मान लेते, इसी अधिनियम के विषय में सरकार के लोगों ने एक ड्राफ्ट बनाया और कंप्लीट एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है कि ऐसा दस्तावेज जो कि अब स्पष्ट है, सभी चीजें उसमें लिखी जा चुकी है, तब ये कहां जाएगा, लोकसभा में जाएगा या तो राज्यसभा में जाएगा। कौन जाएगा? ब्लूप्रिंट। लिख देता हूं नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रिंट, ब्लूप्रिंट यानी कंप्लीट हो चुका है, वो कंप्लीट मतलब पूरा लिखा जा चुका है सारी चीजें, अब उसको पास कराना है। तो विधेयक को अधिनियम बनाने के विषय में दो तरीके से हो सकता है। पहले ये ब्लूप्रिंट यानी पहले तैयार है पूरा प्रारूप, वो कहां जाएगा? लोकसभा में। जब ये लोकसभा में पारित हो जाएगा तो फिर कहां जाएगा? राज्यसभा में। जब ये रोज राज्यसभा से भी पारित हो जाएगा फिर कहां जाएगा? ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। ठीक, चलिए पहली बात, किसी ब्लूप्रिंट को लोकसभा में पेश किया जाएगा तो लोकसभा से पारित होकर वो कहां जाएगा? राज्यसभा में। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा में न पेश कर दिया जाए, पहले उसको कहां पेश किया जाए? राज्यसभा में, तो भी पेश किया जा सकता है। जब ये राज्यसभा में पेश होगा तो पारित होने के बाद ये कहां जाएगा? लोकसभा में। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि ऐसा अधिनियम लोकसभा में भी रखा जा सकता है, राज्यसभा में भी रखा जा सकता है, लेकिन जब वो लोकसभा में रखा जाएगा तो पास होकर राज्यसभा में, और राज्यसभा में रखा जाएगा तो पास होकर लोकसभा में जाएगा। और अगर वो राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में गया, दोनों जगहों से पास हो गया, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हुआ, तो पास होने के बाद कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जैसे ही उस पर सिग्नेचर करेंगे, ध्यान रखिएगा ये ब्लूप्रिंट है, ये क्या है? अभी ब्लूप्रिंट है। जब लोकसभा में रखा गया या राज्यसभा में रखा गया, यानी संसद के किसी भी पटल पर रखा गया, तब वो क्या हुआ? वो हुआ विधेयक। क्या हुआ? विधेयक। अंग्रेजी में लिख देता हूं बिल। क्या हुआ? बिल हुआ। जब यहां से पारित होकर के वो राज्यसभा या लोकसभा में गया दूसरे सदन में, तो भी ये क्या है? बिल ही है। अब यहां से ये राष्ट्रपति के पास गया तो भी क्या है? ये बिल ही है, अभी भी ये विधेयक ही है। जब राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर कर दिए तब ये क्या बन गया? तब ये बना क्या? अधिनियम यानी एक्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल गया कि अधिनियम कैसे बनता है और कब उसको बिल और कब उसको एक्ट कहा जाएगा। अब अधिनियम में हम धीरे धीरे घुस रहे हैं, हम अधिनियम की बात करते हैं। अधिनियम के विषय में और भी चीजें थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, आपका जो अधिनियम आपको पढ़ना है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, इस अधिनियम में किसी भी प्रकार से कुछ धारा वगैरह नहीं है। इसमें टोटल 16 धाराएं पढ़नी है, अध्याय नहीं। ठीक, तो किसी भी अधिनियम में 3-4 चीजें आवश्यक तौर पे होती है। 3 चीजें, उन तीनों चीजों पर बात कर लेता हूं। पहला जिसको कहा जाता है अध्याय, दूसरा जिसको बोला जाता है धारा,
तीसरा जिसको बोला जाता है अनुसूची। 3 पॉइंट महत्वपूर्ण होते हैं। अध्याय यानी बहुत आसान है, जब एक ही प्रकार की बातें 2-3 धाराओं में रखी जाती हो तो उनको एक अध्याय में शामिल कर लिया जाता है। जैसे मान लेता हूं कि आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के साथ साथ आपके पास पॉलिटी की 3 किताब है या 4 किताब, तो आप क्या करते हैं, पॉलिटी की चारों किताबों को आप एक रेक में रख देते हैं। अगर मैं एक रेक के द्वारा आपको समझाना चाहूंगा, चलिए रेक के द्वारा नहीं समझा रहा हूं, कुछ और द्वारा समझा रहा हूं। मान लेते हैं एक कमरा है, ठीक, एक कमरा नंबर 1 है, एक कमरा नंबर 2 है, एक कमरा नंबर 3 है, एक कमरा नंबर 4 है। आपके घर में 4 कमरे हैं। अब इस 4 कमरे में, इस 4 कमरे जो हैं ये इस तरीके से इस कमरे में कहीं पे एक रेक बना हुआ है, ठीक, 1 2 3, इसमें भी एक रेक बना हुआ है ऐसा, इसमें भी एक रेक बना हुआ है ऐसा, इसमें भी एक रेक बना हुआ है ऐसा, ठीक। अब इसका नंबरिंग कर देता हूं। मान लेते हैं ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, ये हो गया 6 नंबर, ये हो गया 7 नंबर, ये हो गया 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14 और ये हो गया 15। टोटल 15 खांचे हैं आपके पास। अब इस 15 खांचे में भी, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए 15 खांचे के अंदर भी कुछ खांचा बना हुआ है, जैसे ये है, ये है, ये, ठीक। अब इस एक के अंदर इसको मैं मान लेता हूं, इसका नाम ए रख देता हूं, इसका नाम बी रख देता हूं, इसका नाम सी रख देता हूं, इसका नाम डी रख देता हूं, ठीक, डी रख दिया। अब कोई किताब आपको ढूंढनी है, आपने यहां रखा है कहीं पर, मान लेता हूं, इसमें भी कर देता हूं, इसको भी नाम दे देता हूं ए बी सी और डी, ठीक। अगर मान लेते हैं आपकी कोई किताब है जो कि रखा हुआ है कहां पर, यहां पर रखा हुआ है इस नंबर पे, ये क्या है, ये सी, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं, या फिर आपके घर में मैं नया आया हूं, आपने मुझे कहा कि एक किताब होगी आप जो कि रखा हुआ है घर में, जाओ उसको ढूंढ करके लाना। वो किताब है, कौन सी किताब है, मान लेता हूं राज व्यवस्था की एक किताब है, पॉलिटी की एक किताब है जो इसी घर में रखा हुआ है, जाओ ढूंढ करके लाना। मैं क्या करूंगा, अंदर जाऊंगा, कमरा नंबर 1 पूरा छान मारूंगा, 2 पूरा छान मारूंगा, 3 पूरा छान मारूंगा, 4 पूरा छान मारूंगा, और कहीं ना कहीं वो किताब जवस्य तौर पर रखी होगी, मैं उसको उठा करके ले आऊंगा। एक दूसरा तरीका यह हो गया कि मैं आप मुझे बोले कि भाई मैंने एक अच्छी व्यवस्था बनाई है दोस्त। क्या व्यवस्था बनाई है कि मैं पॉलिटी की किताब जो है ना वो एक ही कमरे में रखता हूं, हिस्ट्री की किताब दूसरे कमरे में रखता हूं। मान लेते हैं यहां पे पॉलिटी की किताब रख रहा हूं, इसमें मैं हिस्ट्री की किताब रख रहा हूं, इसमें मान लेते हैं हिस्ट्री रख लेता हूं, हिस्ट्री की किताब रखता हूं, इसमें रखता हूं पॉलिटी की किताब, इसमें रखता हूं जियोग्राफी की किताब, इसमें रखता हूं कुछ भी इकोनॉमिक्स की किताब। तो मैं कहता हूं कि मैंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है दोस्त कि मैं एक कमरे में एक ही किताब रखता हूं। तो मैंने बोला कि मैंने 2 नंबर में पॉलिटी की किताब रखी है, तो 2 नंबर क्या हुआ, मेरा अध्याय हुआ, ठीक। मतलब 2 नंबर अध्याय में क्या है, पॉलिटी की सारी चीजें होंगी। तो एक तरीके की चीजें जो होंगी एक ही अधिनियम में होंगी, जैसे एक ही अध्याय के अंतर्गत होगी। मान लेते हैं उस अधिनियम के अंतर्गत कुछ सजा का प्रावधान है, तो उसके लिए एक अध्याय लिख दिया जाएगा, अध्याय 9, इसमें सभी प्रकार के सजा के विषय में बताया गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पॉलिटी की किताब यहां पे रखी है, तो मैंने उसको कहा कि तुम जाओ कमरा नंबर 2 में पॉलिटी की किताब रखी है, यानी अध्याय नंबर 2 में केवल पॉलिटी के विषय में
जैसे अध्याय नंबर 9 में यहां केवल सजा के विषय में, तो हम अगर 2 को अध्याय मान लेते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर केवल पॉलिटी की किताब रखी है, तो अध्याय 2 में क्या होगा, केवल पॉलिटी। अब अध्याय 2 के अंतर्गत भी कोई व्यक्ति जाता है तो मैं कहता हूं आमुख किताब कहां रखी है, तो अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 2 के अध्याय नंबर 2 के रेख नंबर 5, रेख नंबर 5 के खांचा नंबर सी में रखा गया, खांचा नंबर सी में रखा गया। तो मैं क्या बोलूंगा, ये क्या हुआ, अध्याय 2 हुआ, ये क्या हुआ, 5वां क्या हुआ, इसका धारा हुआ, और सी क्या हुआ, इसको आप बोलेंगे उपधारा। तो कभी आपको पढ़ने में आगे मिलेगा कि अध्याय 2 की धारा 5 की उपधारा 1 या ए या बी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है किस प्रकार से बना हुआ है, ये उसका पता है, एक्चुअल में एड्रेस है। क्लियर है, एड्रेस। हालांकि इस अधिनियम में आपको अध्याय नहीं दिया गया है, केवल और केवल धारा दिया गया है। ठीक है, धारा और उपधारा आएगी, जैसे धारा 1 की उपधारा 1, धारा 1 की उपधारा ए बी सी, जो भी जैसा लिखा होगा। ठीक, उसके बाद अनुसूची, अनुसूची को समझिए कि लिस्ट है। लिस्ट क्या है, इस अधिनियम में कुछ वस्तुएं आवश्यक वस्तु होंगी, उन आवश्यक वस्तुओं का एक लिस्ट बना दिया गया है, जिसको संविधान की भाषा में अनुसूची बोला जाता है। जब सरकार को अनुसूची बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है किसी अधिनियम में, अनुसूची बनाने की आवश्यकता ही इसलिए पड़ती है कि जब सरकार कभी उसमें परिवर्तन करना चाहे, चेंज करना चाहे, तो बार बार पूरा अधिनियम को चेंज ना करना पड़े, सीधा सीधा जाए, अनुसूची में कोई लिस्ट में नाम जोड़ना है नाम जोड़ दे, कोई नाम हटाना है तो नाम हटा दे। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें एक अनुसूची दी गई है जिसमें आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट दी गई है, आवश्यक वस्तुओं की सूची दी गई है। क्लियर है, यहां तक जो था ये सब बेसिक बातें थी, जहां तक मैं आपको समझाने की कोशिश किया। इस पूरे वीडियो में हमने समझा है जो चीज, वो हम बहुत बेसिक बेसिक चीजें समझें। अब हम कुछ और चीजें समझते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन समझने में आपको शायद समझ चुके होंगे तो आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक, चलिए अब कुछ डीप बातें समझते हैं, कुछ गहराई वाली बातें समझते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। अब यहां से शुरू हो रहा है, ध्यान रखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क्यों लाया गया, कैसे आया, उसकी पूरी कहानी आपको पता है ना। अब मजा आया, कहानी पता है तो मजा आया। चलिए अब अपना पीडीएफ उठाइए और पीडीएफ उठा के देखिए, कुछ चीजें यहां पे लिखी हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। ऊपर में देखिए लिखा है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उसके नीचे लिखा है 1955 का अधिनियम संख्यांक 10, यानी 10वां नंबर का अधिनियम होगा ये। 1955 में बहुत सारे अधिनियम आए होंगे, संसद की पटल पर रखे गए होंगे, उसमें से पहले 9 अधिनियम बन चुके होंगे, 10वां अधिनियम है। ठीक है, यानी 1955 में जब ये अधिनियम पारित हुआ होगा उससे पहले 9 अधिनियम और पारित हो चुके होंगे। क्लियर है, ठीक। ये अधिनियम लागू कब होता है, तो ये अधिनियम लागू होता है 1 अप्रैल 1955। कब लागू होता है, 1 अप्रैल 1955। डेट महत्वपूर्ण है लेकिन बार बार आएगा तो याद करने की जरूरत नहीं। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, उसके नीचे लिखा है, देखिए वही इस अधिनियम का मेन सार है, और उसको समझ गए तो सब कुछ समझ गए। उसके नीचे देखिए लिखा है कतिपय वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उसमें व्यापार और वाणिज्य के नियंत्रण के लिए जन साधारण के हित में उपबंध करने के लिए अधिनियम। फिर से पढ़ता हूं और उसको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या लिखा है, कतिपय वस्तु के उत्पादन, यानी कतिपय मतलब कुछ, कतिपय का मतलब है कुछ। पहला नंबर पॉइंट क्या कहता है, अधिनियम का पहला नंबर मतलब अधिनियम का सार क्या है,
अधिनियम क्यों लाया गया वो केवल और केवल एक ही लाइन में स्पष्ट कर देता है। अधिनियम कहता है कतिपय वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उसमें व्यापार और वाणिज्य के नियंत्रण के लिए जन साधारण के हित में उपबंध, यानी कौन कौन सी चीजों पर फोकस करता है, कुछ वस्तुओं के उत्पादन पर फोकस करता है। अभी मैं आपको ले चलूंगा एक पीछे वाले पेज में जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं वो बात बताया था, वो चीजें अभी आपको यहां पे ध्यान आ रही कि नहीं। कुछ वस्तुओं के क्या पर जोर करता है, उत्पादन पर। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, कुछ वस्तुओं के उत्पादन के अलावा प्रदाय वितरण, प्रदाय। तीसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है, वितरण। चौथा नंबर पॉइंट क्या कहता है, वितरण के बाद व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य, सबको समझेंगे। और इन सब को क्या करना है, इन सब को क्या करता है, ये नियंत्रित करने की बात करता है। नियंत्रित यानी कंट्रोल करने की बात करता है। और कंट्रोल क्यों करना चाह रहा है ये, इसीलिए करना चाह रहा है कि जन साधारण का हित हो। अब मैं फिर से पढ़ता हूं, उसी लाइन को फिर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कहता है, क्या वो लाइन पूर्ण रूप से इतने ही पॉइंट में कंप्लीट हुआ कि नहीं, देखिएगा। अब आप पेन से अपने इसी अधिनियम में देखिए जो प्रिंट निकलवा रखा है, ऊपर में जहां पे कतिपय वस्तु लिखा हुआ है वहीं पे आप ऐसा ड्राफ्ट बना सकते हैं, ऐसा चीजें बना सकते हैं, ठीक, ऐसा इमेज बना सकते हैं खुद से, ताकि आपको याद रहेगा हमेशा जब पढ़ेंगे तो ये चीजें बस इतना ही देखना है, आपको याद आ जाएगा पूरा लेक्चर और एग्जाम हॉल में आपको काम आने वाला। कहते हैं कतिपय वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण तथा उनमें व्यापार और वाणिज्य के नियंत्रण के लिए जन साधारण के हित में अधिनियम लाया गया है। यानी कुल मिला के कहना यह चाहता है कि हम किसी भी वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार वाणिज्य को नियंत्रण करना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं, ऐसी सरकार की मंशा है। और हम नियंत्रित इसलिए करना चाहते हैं ताकि जन साधारण का अधिक से अधिक हित हो सके। तो अधिनियम का मुख्य फोकस क्या है, जन साधारण का हित। और इस जन साधारण के हित के लिए वो कुछ वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण और वाणिज्य में नियंत्रण करना चाहता है, सरकार चाहती है। क्लियर है। अब इसको इस पेज पे देखने की कोशिश करते हैं, इस पेज पे देखने की कोशिश करते हैं, क्या वो लाइन क्लियर हो रही है कि नहीं। कुछ वस्तुओं के उत्पादन, उत्पादन कहां से हुआ, फैक्ट्री से। प्रदाय वितरण कहां से हो रहा है, प्रदाय या वितरण कहां से हो रहा है, उपभोक्ता के द्वारा हो रहा है। इस सब प्रक्रिया में क्या हो रहा है, एक वाणिज्य यानी एक व्यापार हो रहा है, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं इसको बताया था आपको कि इन सब चीजों पर, मान लेते हैं मैं एक खाना, एक किसी शादी का मैनेजमेंट कर रहा हूं, वहां खाना समय पर मिले, अच्छा खाना मिले, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी हो, तो पता चला मेरे कंट्रोल में सब्जी लाने वाला नहीं है, सब्जी ला ही नहीं रहा है, तो खाना समय पर बनेगा ही नहीं। तो मेरा यानी गवर्नमेंट, अगर मेरे को गवर्नमेंट मानेंगे उस समारोह के लिए, तो गवर्नमेंट का अधिकार क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का अधिकार सभी क्षेत्रों पे होना चाहिए। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने यह अधिनियम लाया कि हम कुछ वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार वाणिज्य में नियंत्रण करना चाहते हैं। किस लिए, कि जन साधारण का अधिक से अधिक हित हो सके। और ये कुछ वस्तुएं यानी कतिपय वस्तुएं कौन सी होंगी, यहां पे लिखा है ना, कतिपय वस्तु। कतिपय मतलब कुछ वस्तु, कतिपय मतलब कुछ वस्तु। ये कुछ वस्तु कौन सी होंगी, इसी को इस अधिनियम की भाषा में आगे कहा जाएगा क्या, आवश्यक वस्तु। यही जो है आगे आवश्यक वस्तु के रूप में, कतिपय वस्तु ही आवश्यक वस्तु के रूप में जाना जाएगा।
क्लियर है? तो ये यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये इसका मेन सारांश है। अगला नंबर पॉइंट देखते हैं, जहां से प्रश्न पिछले बार या फिर कुछ कुछ एग्जाम में पूछता है, लेकिन जब लोग अधिनियम पढ़ते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। क्या कहता है देखिए, उसके नीचे की लाइन देखिए, कहता है भारत गणराज्य के 6ठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होता है। भारत गणराज्य के 6ठे वर्ष, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लागू होता है या कब पारित होता है? तो भारत गणराज्य के 6वें, ये 6वें जो है ना, ये आपको ध्यान रखने वाली बात, 6वें वर्ष में, 6वें वर्ष में अधिनियमित किया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 भारत गणराज्य के 6वें वर्ष में अधिनियमित किया जाता है। 6वें वर्ष को याद करने की जरूरत नहीं है। भारत का संविधान कब लागू हुआ, भारत कब गणराज्य बना? 1950 में। 50 को पहला जोड़िए, 50 पहला वर्ष हुआ, 51 दूसरा, 52 तीसरा, 53 चौथा, 54 पांचवा और 55 छठवां। कब बना है अधिनियम? 55 में, यानी कौन सा वर्ष हुआ? 6वां। ठीक है, 50 में 1950 क्या होता है? ये होता है पहला। फिर आ जाता है 51, 52, 53, 54 और ये 55। 55 मतलब 1955, ये हुआ पहला, तो ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा, ये हुआ पांचवा और ये हुआ 6वां। तो क्या इसको याद करने की जरूरत है? भारत गणराज्य के 6वें वर्ष में, लेकिन ये आपसे प्रश्न पूछता है। ठीक, ये की पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक, अभी याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला नंबर पॉइंट देखते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं अधिनियम। अधिनियम के अंतर्गत कुल हमको क्या पढ़ना है? कुल धाराओं की संख्या कितनी है इसमें? तो टोटल हमको धारा पढ़नी है वो है 16 और एक अनुसूची पढ़ना है। एक अनुसूची पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ेंगे तो अधिनियम खत्म हो जाएगा। पहला क्या कहता है? पहला जो इसका धारा है वह धारा है जो बताता है धारा नंबर 1। धारा नंबर 1 में बताया गया है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा और इसका विस्तार क्या होगा। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम और एवं विस्तार, दो बातें इसमें कही गई। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है? संक्षिप्त नाम हमने शुरू से ही कई बार पढ़ लिया। यह अधिनियम जो कहलाएगा वह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कहा जाएगा इसको। तो इसको लिख देता हूं ऊपर में। इसको क्या कहा जाएगा? संक्षिप्त नाम होगा इसका आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ठीक, अब दूसरा बात करते हैं कि विस्तार। विस्तार कहने का मतलब क्या है कि यह भारत के कौन कौन से क्षेत्र में लागू होगा, कौन कौन से क्षेत्र में लागू नहीं होगा। तो वर्तमान की अगर बात करें तो इसका विस्तार कहां है? इसका विस्तार क्या है? संपूर्ण भारत। अब आपको याद होगा कि धारा 370 हटा, 370 हटने के बाद बहुत सारे जो कानून थे जो जम्मू कश्मीर के लिए लागू नहीं होते थे वो लागू होने लगे। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के लिए लागू नहीं होते थे वो भी लागू होने लगे धारा 370 के बाद, हटने के बाद। तो क्या एक सवाल आप मन में सोच करके देखिए, क्या कि इसका विस्तार पहले जो था वो था पहले, अब ये तो अभी वर्तमान की बात है संपूर्ण भारत में, तो वर्तमान भी लिख देता हूं, वर्तमान संपूर्ण भारत। लेकिन पहले क्या था? जम्मू कश्मीर को छोड़ करके J&K, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा
कि क्या ये अधिनियम 1955 वाला धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पर लागू होना शुरू होता है या नहीं, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं कि कब कब ये अधिनियम कहां कहां लागू होता है और किस प्रकार से ये चीजें आगे बढ़ती। तो थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1955 में एक ऐसा समय था 1955 जब गोवा भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। इसके साथ साथ अगर बात करूं दादर एवं नागर हवेली की, वो भी भारत का हिस्सा नहीं था। लक्षद्वीप की बात करूं तो भी भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम की बात करूं तो भी भारत का हिस्सा नहीं था। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में तो अलग ही व्यवस्था चलती थी कि वहां बहुत सारे अधिनियम वहां लागू ही नहीं होते थे। तो जब शुरू में यह अधिनियम बना तो यह अधिनियम शुरुआत में क्या कहता है कि भारत को छोड़ करके, सॉरी, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके अभी विस्तार की बात करो, संपूर्ण भारत में लागू होगा, ऐसा बोला। लेकिन जम्मू कश्मीर को अगर छोड़ दें तो उस समय तो गोवा भी भारत का हिस्सा नहीं था, तो गोवा जैसे राज्य बना वैसे ही लागू हो गया क्या, वो भी देखते। ठीक, वो पॉइंट बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं एक एक पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं गोवा को। जाने का जो रहता है, बहुत लोगों का मन रहता है गोवा, लेकिन जा नहीं पाते। प्लान बहुत करते हैं कि गोवा चलेंगे लेकिन जा नहीं पाते। ठीक, गोवा जो था ये पहले जो गोवा था वो था पुर्तगालियों के कंट्रोल में। ठीक, और जब भारत आजाद हो गया 1947 के बाद भी ये पुर्तगालियों के कंट्रोल में रहता है। कब तक रहता है तो 19 दिसंबर 1961 तक किसके कंट्रोल में था, पुर्तगालियों के कंट्रोल में। गाली वाला गाली, पुर्तगाली के कंट्रोल में था। 19 दिसंबर 1961 को एक अभियान चला जाता है जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय जब चलाया गया ना, तो इस ऑपरेशन विजय में पुर्तगाली लोग को भगा दिया गया कि भागो साले, ठीक है, अब तो भारत भी आजाद हो गया तो तुम लोग यहां क्यों। ऑपरेशन विजय क्या था, एक तरीके से सैन्य अभियान था, सैन्य अभियान था। ठीक, और इस सैन्य अभियान के द्वारा गोवा को आजाद करा लिया गया, यानी गोवा भारत में शामिल हो जाता है 19 दिसंबर 1961 को। और यही ऑपरेशन, दूसरा जो एक स्टेट बोल रहा हूं, दूसरा एक जो स्टेट है जिसका नाम है, या फिर दूसरा एक जगह है जिसका नाम है दमन दीव। दमन दीव, ठीक, दमन दीव, ये भी सेम ऑपरेशन, यानी 19 दिसंबर 1961 को ही इसी ऑपरेशन विजय के द्वारा, यहां भी पुर्तगालियों का शासन था तो पुर्तगालियों को भगा दिया गया और ये भी यहां शामिल हो जाता है, कहां, भारत में। तो जब ये दोनों शामिल होता है तो शामिल होने के बाद सन 1962 में भारत सरकार एक नियम पारित करती है। क्या बोलती है, एक नियम नहीं, एक आदेश पारित करती है। और इसी आदेश के द्वारा सन 1962 में गोवा और दमन दीव में आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू किया जाता है। तो आपसे प्रश्न यहां से पूछ सकता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को गोवा में कब लागू किया गया, तब आपका उत्तर होगा सन 1962। आपको इसमें ध्यान रखेंगे डेट और मंथ उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए मैं आपको कम से कम चीजें बता रहा हूं। और ये 1962 इसलिए याद रहेगा आपको क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को ही तो ये आजाद होता है, तो 1962 में ये लागू कर दिया जाता है वहां पे आवश्यक वस्तु अधिनियम। ठीक, अब दूसरा एक जगह है जिसका नाम है दादर एवं नागर हवेली। ये दो पॉइंट हो गए।
तीसरा पॉइंट देखते हैं। दादर एवं नागर हवेली। अब इसको एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये किसके कंट्रोल में था, ये आपके जीएस का प्रश्न हो सकता है। तो दादर एवं नागर हवेली को भारत में मिलाने की एक बहुत क्या बोलते हैं, रोचक कहानी। ठीक, दादर एवं नागर हवेली क्या है, गोवा से पास है, गोवा से पास है, गोवा से पास में, ठीक, निकट है। तो जब 1961 में ये क्या बोलते हैं, गोवा या दमन द्वीप भारत में शामिल हो जाता है, उससे पहले ही यहां पे जो दादर एवं नागर हवेली है, यहां पर बात करूं तो ये दादर एवं नागर हवेली सन 1779 1779 से ये क्या था, किसके अधीन था, 1779 से पुर्तगालियों के अधीन था, पुर्तगालियों के अधीन था। अब जो गोवा है ना, गोवा के जो लोग थे, जो स्थानीय स्वयंसेवक थे, लोकल वॉलेंटियर थे, उन्होंने सुना कि भाई भारत तो आजाद हो गया 1947 में, अंग्रेज छोड़ के चले गए, ये साले पुर्तगाली यहां क्यों पड़े दादर एवं नागर हवेली। तो ये लोग एक आंदोलन चलाते, एक अभियान चलाते, वहां के लोग, लोकल लोग जो गोवा के लोग थे, और वहां के पुर्तगालियों को भगा देते हैं। कहां के, दादर एवं नागर हवेली के पुर्तगालियों को कंप्लीट रूप से भगा देते हैं और अपना शासन स्थापित कर देते हैं वहां के स्वयंसेवक। ठीक, तो कंप्लीट रूप से ये लोग भगा देते हैं 2 अगस्त 1954 को। क्या कहते हैं कि तुम जाओ, भागो, और भाग जाते हैं वो लोग। 2 अगस्त 1954 को जो लोकल स्वयंसेवक थे, लोकल वॉलंटियर थे, स्थानीय स्वयंसेवक, वो क्या करते हैं, पुर्तगालियों को भगा देते हैं। और 1961 में 11 अगस्त 1961, मतलब कुछ समय के बाद, लगभग 6-7 साल के बाद, 1961 11 अगस्त 1961 को भारत सरकार की जो संसद है वो एक अधिनियम पारित करती है और कहती है कि हम पुर्तगालियों को दादर एवं नागर हवेली को अपने में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो जब दादर एवं नागर हवेली 2 अगस्त 1961 को शामिल हो जाता है, तो फिर एक आदेश पारित किया जाता है। जैसा आदेश यहां पारित किया गया, वैसे ही एक आदेश सरकार द्वारा पारित किया जाता है 1963 में, और दादर एवं नागर हवेली में भी इस अधिनियम को लागू कर दिया जाता है। ठीक, सन याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा अभी याद है, ये कहानी आपको बहुत याद आएगी। अगला एक पॉइंट देखते हैं जो कि है चौथा नंबर पॉइंट, जो कि है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कोई बहुत समस्या वाला जगह नहीं था। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप जो बनता है भारत में, लक्षद्वीप पहले से भारत में शामिल था। ठीक, लक्षद्वीप पहले से भारत में शामिल था। कब शामिल था, जैसे मद्रास शामिल था ना, तो मद्रास में ही लक्षद्वीप आता था। मद्रास बाद में चेन्नई बना, ठीक है, तो मद्रास में ही लक्षद्वीप आता था। तो लक्षद्वीप पहले से ही शामिल था भारत में, लेकिन भारत सरकार ने एक मद्रास से इसको अलग कर दिया। मद्रास से अलग हो गया कौन, लक्षद्वीप। कब किया, 1 नवंबर 1954 को मद्रास से अलग हो गया। जब मद्रास से अलग हुआ तो लक्षद्वीप के लिए सरकार ने फिर से एक आदेश पारित किया। कब किया, 1965 में, और कहा कि यहां पर भी आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू होगा। ठीक है, लक्षद्वीप के बाद आगे दूसरा अगला नंबर पॉइंट चलते हैं, जो कि है 5वां नंबर पॉइंट, जो क्या है, सिक्किम। सिक्किम के बारे में आपको पता है कि सिक्किम पहले एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था।
स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। लेकिन वहां पे स्वतंत्र राज्य भारत को भाया नहीं, छोटा सा राज्य अलग स्वतंत्र रहेगा क्या, चल भारत में शामिल हो जाए सब। सिक्किम बोला ना ना मैं शामिल नहीं होऊंगा, चाइना में शामिल हो जाऊंगा बोलता था, यहां नहीं होऊंगा। तो भारत ने कहा कि चलो ठीक है, एक जनमत संग्रह करवा लेते हैं। तो एक जनमत संग्रह करवा लिया। जनमत संग्रह मतलब वहां के लोगों का मत जानने की कोशिश की गई, वो भारत में शामिल होना चाहते हैं कि चीन में। ठीक, तो एक जनमत संग्रह करा लिया गया। जनमत संग्रह में 97% लोगों ने कहा कि हम क्या करते हैं, भारत में शामिल होना चाहते हैं, भारत के पक्ष में मतदान कर दिया। तो फिर सिक्किम भारत के पक्ष में जब मतदान हुआ तो सिक्किम 16 मई 1974 था शायद, 1975 को ये क्या बन गया, भारत का हिस्सा बन गया, भारत में शामिल हो गया। ठीक, 16 मई 1975 को भारत में शामिल हो गया। तो एक डेट याद रखना है आपको, 7 जनवरी 1976। सरकार ने, जैसा कि पहले से आदेश पारित करते आ रही थी, वैसे ही एक आदेश सरकार ने पारित किया। कब किया, 7 जनवरी 1976 को, यानी सिक्किम के बनने के बाद। सिक्किम कब बना, मई 1975 में। और एक आदेश पारित किया, और आदेश पारित करके कहा कि इस स्थिति से आवश्यक वस्तु अधिनियम सिक्किम में भी लागू हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण क्या, ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, 6वां नंबर पॉइंट है जम्मू कश्मीर। कैसे शामिल हुआ, क्या हुआ, वो तो पता ही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू जो होता है 15 अगस्त 1968 को, 15/8/1968 यानी 15 अगस्त 1968 को एक आदेश निकाला गया भारत सरकार के द्वारा। 15 अगस्त 1968, अगर सन याद रखे तो केवल याद रखिएगा 1968, और आगे पूरा याद रख रहे हैं तो 15 अगस्त 1968 याद रखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अधिनियम लागू होता है। हम बात कर रहे थे किस बिंदु पर, यहां पर 16 धाराएं पढ़नी है, जिसमें एक अनुसूची है, जिसमें पहला धारा संक्षिप्त नाम है, दूसरा धारा विस्तार है। विस्तार को आप देख सकते हैं कितना डीप में जाकर के पूछा जा सकता है प्रश्न, तो उस डीपनेस को आपको ध्यान रखना है कि कितनी भी गहराई में जाकर के प्रश्न पूछा जा सकता है, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर अच्छे से पढ़ें। अब आप लोगों को मैं कहूंगा कि अब एक जादू मैं आपको दिखाता हूं, आप अपना आंख बंद कर लीजिए। ठीक इस तरीके से, बस मेरी आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए, बहुत ध्यान से, केवल और केवल मेरी आवाज आप तक जानी चाहिए। अब पूरे क्लास को मैं 5 मिनट में रिवाइज कराऊंगा, 5 मिनट में आपको याद होता है या नहीं होता है वो आपको मेरे को बताना है। आंख बंद करिए, सबसे पहले आंख बंद करिए। आंख बंद कर लिया आपने, अब मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूं। आपको ध्यान आ रहा है कि नहीं वो आप बताते जाइए। सबसे पहला हमने पढ़ा था आवश्यक वस्तु अधिनियम की शुरुआत की थी, उसमें हमने पढ़ा था 2 तरीके के वर्ल्ड वार, पहला वर्ल्ड वार और दूसरा वर्ल्ड वार। पहला वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था आपको याद है, 1914 से, मन में बोलिए 1918 या 19 तक। दूसरा वर्ल्ड वार कब तक चला, 1939 में चालू हुआ और 1945 तक चला। 2 वर्ल्ड वार हुए। मैंने बताया आयात का मतलब और निर्यात का मतलब। आयात मतलब जब सामान हम खरीदते हैं, निर्यात मतलब जब सामान दूसरे देश में भेजते हैं। क्या ये बातें आपको याद है? अगर याद है तो आप समझिए कि आपको याद हो गया। फिर हमने पढ़ा कि हमारा जो 1944-45 जो था, 1944 के आसपास हमारी स्थिति क्या थी, यानी दूसरे विश्व युद्ध के का भारत में क्या परिणाम हुआ, उस चीज को हमने देखा। उसमें हमने देखा कि जो आवश्यक वस्तुएं थी उनकी कमी हो गई। ठीक, कमी हो गई, कीमतें जो थी वो बढ़ गई। उद्योग की बात हमने की तो उद्योग का रूपांतरण आपको याद है पहले किसमें था? पहले सामान्य उद्योग था, उसको सैन्य कारखाना में, सैन्य उपकरण बनाने वाले उद्योग में परिवर्तित कर दिया गया। इसी की वजह से हमको याद है, आपको याद होगा
कि हमारा जो कृषि क्षेत्र था वो पिछड़ गया। 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा, इसके वजह से और भी समस्याएं हुई। साथ ही साथ स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसके वजह से जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो काफी दबाव में थी, क्योंकि एक तरफ स्वतंत्रता आंदोलन और लोग आंदोलन में जुड़ रहे थे और खाने का नहीं है तो और तकलीफ से जुड़ रहे थे। फिर उसने एक राशनिंग की व्यवस्था की। राशनिंग का नियम आपको पता है, राशनिंग क्या है? एक नियत सामान या फिर मतलब एक निश्चित सामान खरीद सकता है, निश्चित मात्रा में खरीद सकता है और कुछ नहीं खरीद, उससे ज्यादा नहीं खरीद सकता। आंख बंद रखिएगा बिल्कुल। फिर हमने पढ़ा 1944 का आवश्यक आपूर्ति अधिनियम। आवश्यक आपूर्ति अधिनियम क्यों लाया गया? क्योंकि राशनिंग की व्यवस्था से सरकार, मतलब जो यहाँ की जो व्यवस्था थी, राशनिंग की वजह से यहाँ की व्यवस्था सुधार नहीं पाई, तो हमको लाना पड़ा क्या? आवश्यक आपूर्ति अधिनियम सरकार को लाना पड़ा। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। 1944 में आया, अंग्रेजी में बोलते हैं एसेंशियल सप्लाई एक्ट 1944, 1944। इसमें 3 चीजों पर फोकस की गई। पहला क्या था? पहला था जिसमें प्राइस पर फोकस किया गया, दूसरा आपूर्ति कालाबाजारी पर, और तीसरा जमाखोरी पर। मुख्य रूप से फोकस क्या था, लेकिन सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु क्या बन के रहा? वो प्राइस रहा। ठीक, तो ये 1944 का था। फिर उसके बाद हम लोग 1955 में आए, 55 में आना चाह रहे हैं। उससे पहले हम उस समय की 1950 के दशक की स्थिति जानना चाह रहे हैं कि कैसी स्थिति थी। तो क्या था? भूखमरी की स्थिति थी। भूखमरी के मैंने 3 कारण बताए। पहला तो उत्पादन ही कम हो, दूसरा वितरण संबंधी कोई समस्या हो जाए, तीसरा उपभोग संबंधी। उत्पादन संबंधी में हमने बताया कि उत्पादन तो वैसे ही गिर रहा था, क्योंकि पहले ही वो लोग सैन्य कारखाना में तब्दील कर चुके थे और रातों रात उत्पादन बढ़ा पाना संभव नहीं था। दूसरा, हमने वितरण पर फोकस किया। वितरण में अगर कालाबाजारी हो, जमाखोरी हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उपभोग में हमने देखा बियर वाला उदाहरण, एक आदमी 10 किलो लेकर के बना लेता। फिर हमने देखा पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य फोकस क्या था? खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि कर देना। ठीक है। फिर आगे नंबर पॉइंट देखा कि हमने अमेरिका 1950 के दशक में एक PL 480 नामक नीति लाता है। मुख्य रूप से निर्यात की नीति थी, और उस निर्यात की नीति में वो क्या करता था कि जो अतिशेष, जो सरप्लस उसका प्रोडक्शन था, उसको वो बेच देता था। इसमें उसने 3 मुख्य पॉइंट रखे। पहला, सरप्लस अनाज को बेचना PL 480 के अंतर्गत, जो और दूसरे देश की स्थानीय मुद्रा में बेच देना, और एक उसने एक सेंसिटिव पॉइंट भी रखा कि मैं एक बड़ा आदमी हूं तो वैश्विक भूखमरी को खत्म करना चाहता हूं। इस प्रकार से 3 बिंदु रखे। तो हमने जो PL 480 है उसका नाम, अन्य नाम अगर बोले तो शांति के लिए भोजन, आपको याद है, कोई दिक्कत नहीं, याद है। 1954 में नीति लाया, भारत ने भी मंगाया, गेहूं मंगाया, गाजर घास आया, सब चीजें याद है। फिर हमने देखा कि संविधान क्या कहता है, संविधान के आधार, संविधान की वजह से हमको क्यों लाना पड़ा ये अधिनियम। तो संविधान में हमने प्रस्तावना देखा, प्रस्तावना के 2 चीजें देखी, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय देखा, प्रतिष्ठा के साथ जीवन अवसर देखे। फिर हमने भाग 3 यानी मौलिक अधिकार में हमने 3 पॉइंट देखे। पहला, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 21। फिर हमने ये सब चीजें देखी। फिर DPSP में देखा पोषण और भोजन, 47, अनुच्छेद 47। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे काम करता है, जब वितरण, गोदाम, ये सब चीजें याद है। और ये सब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यदि कोई कंट्रोल करना चाहता है तो एक ही आदमी या एक ही सरकार के पास पावर पूरी तरीके से होनी चाहिए। अगला हमने देखा कि बिल और विधेयक में क्या फर्क होता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट छूट गया है, उसको अभी बता दूंगा। बिल विधेयक कैसे बनता है, पहले बिल होता है, फिर बाद में विधेयक बनता है राष्ट्रपति की सिग्नेचर के बाद, ये पता है। फिर हमने देखा कि अध्याय कैसे बनते हैं, मतलब अधिनियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अधिनियम अध्याय में, अध्याय धारा में और धारा उपधारा में बटा होता है, और एक होता है अनुसूची जिसको लिस्ट बोला जाता है, जिसमें यहां पर आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट के बारे में बात किया गया। क्लियर है। ये किस प्रकार से खाचा वाचा हमने देख लिया कि मैंने वो कमरा वाला उदाहरण बताया था, आपको याद हो। अगला नंबर पॉइंट देखा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कब लागू होता है। तो 1 अप्रैल 1955 को लागू होता है। भारत गणतंत्र के 6वें वर्ष में लागू होता है। कैसे जोड़ा, 50 पहला, 51 दूसरा, 52 तीसरा, 53 चौथा, 55 50 1, 51 52 53 54 55, तो 6वां हो गया 55, तो इसलिए 6वें वर्ष में लागू। इसमें 4 चीजें मुख्य रूप से बोलता है कि कतिपय वस्तु यानी कुछ वस्तुओं के उत्पादन पर, उसके प्रदाय पर, यानी
देने पर, वितरण पर और व्यापार और वाणिज्य पर नियंत्रण चाहती है सरकार। क्यों चाहती है? क्योंकि जनसाधारण का हित हो सके। क्लियर है? तो ये सब चीजें हमने पढ़ ली, समझ में आ भी गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि पहला धारा पढ़ा। पहला धारा में पहला धारा के अंतर्गत हमने पढ़ा संक्षिप्त नाम, जिसका नाम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ही है। फिर उसका विस्तार देखा, तो विस्तार में पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया था। विस्तार में भी बहुत सारा डीप में देखा, जैसे गोवा बनता है 9 दिसंबर 1961 को और दमन दीव बनता है 9 दिसंबर 1961 को। ऑपरेशन विजय के द्वारा भारत में शामिल होता है, एक सैन्य अभियान था और 1962 के आदेश के अनुसार इसमें भी आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया जाता है। उसी प्रकार से दादर एवं नागर हवेली भारत में शामिल होता है 11 अगस्त 1961 को और यहां पर भी 1963 में लागू किया जाता है। ये डेट थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बस अभी तो कुछ याद नहीं रखना है, यही आपको याद रखना है डेट जो अभी बता रहा हूं। आंख बंद रखिएगा। उसके बाद हमने देखा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पहले मद्रास का हिस्सा था, मद्रास से हट करके वो 1954 में 1 नवंबर 1954 में भारत का हिस्सा मतलब अलग कर दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है और वहां पे भी लागू कर दिया जाता है 1965 में। सिक्किम में लागू होता है 7 जनवरी 1976 को। सिक्किम खुद बनता है 11 मई 1975 को, भारत में शामिल होता है। उसके बाद 15 अगस्त 1968 को जम्मू कश्मीर में लागू हो जाता है। एक चीज मैं आपको बताना यहाँ पे भूल गया हूं, अब आंख आप खोल सकते हैं। देखिए यहां पे जो बात मैंने बताई थी, हाँ आंख खोलिए और इस पेज को देखिए। यहां पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी अनुच्छेद और धारा अलग अलग चीज है। जब हम किसी संविधान की बात करते हैं तो संविधान में हम विभिन्न क्लॉज को अनुच्छेद के रूप में देखते हैं, और जब धारा मतलब अधिनियम, ठीक, अधिनियम की बात आएगी तो हम हमेशा धारा की बात करेंगे और अनुच्छेद की बात आएगी इसका मतलब संविधान की बात करें। अगर आपको याद हो चुका है तो पूरा क्लास खत्म हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे धारा 2 से, जिसमें परिभाषाएं बताई गई हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्रिंट करके पढ़िएगा तो समझ में आएगा। अब ये बेसिक क्लास था, अब आपको हर चीज समझ में आएगा। जैसे मैं बोलूंगा धारा 2 में परिभाषा की बात करूंगा, आवश्यक वस्तु की घोषणा की बात करूंगा, उस पर नियंत्रण की बात करूंगा, कुछ भी बोलूंगा आपको हर चीज समझ में आएगा। एक बेसिक फंडामेंटल क्लास था, कंसेप्ट बिल्डअप क्लास था। आगे आने वाले वीडियो में हम इसको और अच्छे तरीके से करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।